वी आर स्टार्टिंग विद अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 2 वेरिएंट 2। ये सबसे लेटेस्ट पेपर है हमारे पास अवेलेबल अभी फिलहाल हमारे वेरिएंट का। सही है। तो आप पूरा वही पेपर सॉल्व करेंगे जिस तरीके से जून 23 सॉल्व किया था। तो जैसे सेक्शन ए। सही है। सेक्शन ए जो है वो आपकी क्या होती है? डेटा रिस्पॉन्स। डेटा रिस्पॉन्स जो है वो 30 मार्क्स की होती है, जिसमें से 45 मिनट्स हम पेपर के इस पे लगा रहे होते हैं, जिसमें से 5 से 7 मिनट जो है वो क्या कर रहे होंगे? रीडिंग कर रहे होंगे। सही है। तो सही से थोड़ी पढ़नी है। सुन लो, जरा आप जरा स्टार्ट कर रहा हूँ। फोकस रहना बेटा, पूरा पेपर कराना है, सुनते रहो साथ साथ। विल हॉन्डुरस बिकम। तो हॉन्डुरस जो है ना वो एक नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है शायद। बिकम अ मोर सक्सेसफुल इकोनॉमी। कह रहा है कि जो हॉन्डुरस है क्या वो मोर सक्सेसफुल इकोनॉमी बनेगी या नहीं बनेगी। तो इससे मुझे हॉन्डुरस की जो एक फैक्ट फाइल दी हुई है। देखो, हर मेजोरिटी डेटा रिस्पॉन्स में वो फैक्ट फाइल अपने को देता है। 2020 का डेटा दिया हुआ है। पॉपुलेशन दी हुई है 10 मिलियन की। पॉपुलेशन विदाउट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है 0.83 मिलियन की। अच्छा भाई, क्या मुझे ये कोई बता सकता है कि कितने परसेंट लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है? कितने परसेंट लोगों के पास बिजली का एक्सेस नहीं है? क्या करूंगा? 0.83 मिलियन को डिवाइड कर दूंगा 10 मिलियन से, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा। तो मेरे पास 8.3% आ जाएगा कि भाई इतने परसेंट लोग हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है, जो बिजली से महरूम है। सही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसने मुझे दी हुई है, पॉजिटिव रेट है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इन्फ्लेशन रेट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब प्राइस लेवल जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जब रेट पॉजिटिव होता है तो प्राइस लेवल बढ़ती है। गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट है। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? बजट डेफिसिट का मतलब होता है व्हेन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन द टैक्स रेवेन्यू। जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा होती है। और इससे मुझे बजट डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी लिखा हुआ है। तो मेरे जीडीपी का 9.5% जो है ना वो मेरा बजट डेफिसिट है। क्लियर है चीज? स्पेंडिंग एक्सीड्स रेवेन्यू, बिल्कुल क्लियर है चीज। ओवर एक्टिव चल रहा है। अच्छा, आप केस देखते हैं जरा। हॉन्जुरस इज अ लोअर मिडिल इनकम कंट्री विच रिलाइज हेविली ऑन ट्रेड विद द यूएस। इसका मतलब हॉन्जुरस जो है वो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, ट्रेड करती है यूएस से। मोर देन हाफ ऑफ हॉन्जुरन एक्सपोर्ट्स गो टू द यूएस एंड 40% ऑफ इट्स इम्पोर्ट्स कम फ्रॉम द यूएस। इसका मतलब बहुत मेजर ट्रेड पार्टनर है यूएस इसका। इसके मेजोरिटी एक्सपोर्ट्स भी यूएस जा रहे हैं और ये मेजोरिटी इंपोर्ट भी यूएस से ही कर रहा है। A high number of Hondurans वर्क इन द यूएस एंड सेंड मनी बैक टू होम टू देयर रिलेटिव्स। ये एक अच्छी स्टेटमेंट है अपने पास। देखो क्या क्या यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट है। हॉन्डुरन जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे यूएस में काम कर रहे हैं। सही है। हम एज एन हॉन्डुरस की गवर्नमेंट सोच रहे हैं। तो एक तो फायदा एक्सपोर्ट्स का है, दूसरा फायदा जो है वो हमारे लोग यूएस में काम कर रहे हैं। तीसरा फायदा ये है कि भाई पैसा घूम फिर के वापस अपने मुल्क में ही आ रहा है, क्योंकि लोग वहां से कमा रहे हैं, रेमिटेंस आ रही है। सही है। तो इससे हमारा सेकेंडरी इनकम बढ़ रहा है बेटा। ठीक है। फिर Honginians used to concentrate on growing bananas and coffee, gaining skills and a good reputation in those industries. Now Honduras produces a greater range of products including clothes, chemicals and paper. तो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। पहले वो स्पेशलाइज कर रहा था बनानास एंड कॉफी में, बना बना के स्किल्स गेन कर रहा था। एक अच्छी रेपुटेशन उसने बना ली दुनिया भर में बनानास की और कॉफी की। तो लोग जो है वो हॉन्डुरस से खरीद रहे थे, तो उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। पर अब जो है वो दूसरी चीजों की तरफ भी आ रहा है। अब वो जो है वो क्लोथिंग की तरफ भी आ रहा है, केमिकल्स की तरफ भी आ रहा है, पेपर भी बना रहा है। दिस डाइवर्सिफिकेशन हैज रिड्यूस्ड द अनसर्टेनिटी अराइजिंग फ्रॉम सडन चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो, मसला यही होता है कि जब आप एक ही चीज पे फोकस कर रहे होते हो ना तो आपकी डिपेंडेंस हो जाती है। इफ यू डाइवर्सिफाई तो आपका रिस्क डिवाइड होता है। आप सब अपने सारे एग्स जो है वो एक बास्केट में नहीं रखते, आप मल्टीपल बास्केट्स में रखते हो। इससे आपका रिस्क डिवाइड होता है। ठीक है। तो ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर दुनिया में कुछ भी होता है, कोई भी डाउनफॉल आता है, तो कुछ गुड्स की डिमांड गिरेगी, कुछ गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो आप सेफ साइड पे रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, टैरिफ कुड बी इम्पोज ऑन ऑनजिनियन कॉफी एंड देयर कुड बी अ रिपोर्ट स्टेटिंग ईटिंग बनाना इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। तो कह रहा है कि टैरिफ जो है वो हॉन्जुरियन कॉफी पे लग जाएगी, या कह रहा है कि एक रिपोर्ट आ सकती है जिससे बनाना जो है वो गुड फॉर हेल्थ है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड सवाल हो सकता है। इसको हाईलाइट करके रख लेते हैं। सही है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? वाइल एम्प्लॉयमेंट इज डिक्लाइनिंग इन एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग इन द क्लोथ्स इंडस्ट्री in Honduras. Training for workers in the clothes industry is expected to increase and working conditions to improve. The firms are also using more capital goods. It is, however, uncertain what will happen to the prices of cotton, wool, and other materials used to make clothes. ठीक है भाई। जो क्लोथ के रॉ मटेरियल है ना, उनकी कोई गारंटी नहीं है उनकी प्राइजेस पे क्या इफेक्ट आएगा। A successful clothes industry has the potential to reduce poverty in Honduras. इसका मतलब गरीबी कम हो सकती है कि क्लोथिंग की इंडस्ट्री अपनी अच्छी हो जाए।
The Honduran government tries to reduce poverty by, for example, providing unemployment benefits. जाहिर सी बात है, अगर आपको एक इकोनॉमी में गरीबी कम करनी है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, आपको हेल्थ केयर अच्छा देना पड़ेगा, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी लोगों को, सही है। तो इससे इकोनॉमी में आपकी जो है वो गरीबी कम होगी। अ मेजर रीजन फॉर द गवर्नमेंट सीकिंग टू लोअर पॉवर्टी इज टू इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, अब गरीबी जब कम होगी तो इससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। shows level of poverty, percentage of population living in less than 1.9 a day and life expectancy selected। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों चीजों का क्या रिलेशनशिप होगा, आइडेंटिफाई करके कोई बता सकता है? एक्सपेक्टेड रिलेशन बता दो। सोच के बताओ भाई, सोच के सोच के सोच के, बिना सोचे समझे नहीं। एक बार वापस देखो टेबल जरा, क्या दो चीजें दी हुई है। अगर एक इकोनॉमी में पॉवर्टी ज्यादा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी? मेरा जवाब दे दो पहले। अगर पॉवर्टी ज्यादा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी? कम होगी ना। इसका मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा पॉवर्टी किस मुल्क में? या एक एग्जांपल, सबसे कम पॉवर्टी किस मुल्क में? चलो ये बता दो, सबसे कम पॉवर्टी किस मुल्क में? सबसे कम पॉवर्टी, सबसे कम पॉवर्टी कहाँ पर है? स्वीडन में सबसे कम पॉवर्टी है। सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ पर है? सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ पर है? यहाँ, यहाँ पर है। सही है, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। सही है। तो जितनी कम आपकी जो है वो पॉवर्टी होगी, उतना ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। क्या वजह है इसकी? क्योंकि जितने कम लोग गरीब होंगे उतना ज्यादा उनके पास पैसा होगा, जितना ज्यादा पैसा होगा वो हेल्थ केयर पे लगाएंगे, हेल्थ केयर पे लगाएंगे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव होगी। सही है, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेंगे। सही है। तो जितनी कम गरीबी होगी उतना ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा। तो बड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप है। रीजन यहाँ पर यही है कि आपके पास जब पैसा होता है तो आप हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हो। आपने प्रूफ कर दिया विद द कंट्री विच इज स्वीडन। ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर ये फॉलो नहीं हो रहा? इस कंट्री में भी ये रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, इस कंट्री में भी ये रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा। तो दो कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ये रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा। सही है। ठीक है, नहीं इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है उमर बेटा। ये अगर एक 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 बंदे की अगर आप बहुत कम करिए, मतलब आपके पास पैसा बहुत है, इसका मतलब आप पॉवर्टी का शिकार तो नहीं हो, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी क्योंकि आप खाना भी सही खाओगे, आप हेल्थ केयर भी यूज करोगे। तो ये कहना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है। अ मोर सक्सेसफुल हॉन्डुरियन इकोनॉमी वुड रेज इनकम। जाहिर सी बात है, जितनी ज्यादा सक्सेसफुल इकोनॉमी होगी इनकम्स बढ़ेंगी। द कंट्री हैज अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम क्या होता है? एक प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम वो होता है जिसमें जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम भी बढ़ता है। इसका मतलब द मोर बर्डन ऑन रिच। सही है, मोर बर्डन ऑन रिच। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? अमीर से जब तुम ज्यादा टैक्स लोगे तो ये पैसा तुम गरीबों में बांटोगे। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम से जो है वो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम क्या होती है? कम होती है। So there could be a significant rise in the tax revenue. A more successful economy would also be likely to encourage more investment. Unemployment would be expected to fall, which in turn could influence consumer spending. जाहिर सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो लोग पैसे ज्यादा कमाएंगे। जब पैसे ज्यादा कमाएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो ईडी बढ़ेगा, तो वो पूरी चेन बन जाती है। सही है। अब सवाल देखते हैं जरा। पहले वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, फिर मैं वही आपको जिस तरह कल पेपर किया था उस तरीके से मैं आपको एंड में क्वेश्चन दिखाऊंगा सारे। सही है, जरा सुनना आप। पहले यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आंसर्स भी दिखाऊंगा, सुनते रहो। Answer all parts of question 1. Refer to the source material in your answers. Part 1. Calculate what percentage of Honduran people did not have access to electricity. Percentage. निकाल लिया था ऑलरेडी। 8.3% निकाल लिया था। 0.83 मिलियन को 10 मिलियन से डिवाइड किया था, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया था, निकल गया था। देख देख सकते हो, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है। अच्छा, पार्ट बी। आइडेंटिफाई टू बेनिफिट्स द हॉन्डुरियन इकोनॉमी कुड गेन फ्रॉम अ ग्रोथ इन द यूएस इकोनॉमी। भाई यूएस इकोनॉमी में हॉन्डुरियन का क्या फायदा हो रहा है? हॉन्डुरियन इकोनॉमी को क्या फायदा होगा जब यूएस की इकोनॉमी ग्रो करेगी? यूएस के साथ अपने क्या क्या चीजें डिपेंडेंट है? यूएस के साथ अपनी क्या क्या डिपेंडेंट है? यूएस के साथ अपनी एक्सपोर्ट्स डिपेंडेंट है। यूएस के साथ हमारा एम्प्लॉयमेंट कनेक्टेड है, हमारे लोग यूएस में काम कर रहे हैं। यूएस से लोग जो है वो पैसे वापस भेजते हैं हमारे मुल्क में। इसका मतलब आप क्या क्या बोलोगे? अगर यूएस की इकोनॉमी ग्रो करती है तो हॉन्डुरियन इकोनॉमी को क्या क्या फायदा होगा? उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, उसकी जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्योंकि यूएस में नौकरियां मिलेंगी। फिर आप बोलो मोर मनी विल बी सेंट बैक टू हॉन्डुरस, तो इसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो है वो वहां पर सेकेंडरी इनकम इंप्रूव होगी, इनफ्लोज बढ़ेंगे। तो आप बोलो एक्सपोर्ट के ऊपर अफेक्ट आ सकता है,
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी हॉन्जूरस पीपल के लिए, वो लोग वहां जाके काम करेंगे, फिर पैसे कमा के वापसी भेजेंगे, तो बहुत सारे फायदे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हॉन्जूरस में कम नहीं होगी, पर होगा ये कि जब हमारे लोग वहां जाके नौकरी करेंगे ना, तो वो पैसे वापस अपने मुल्क में भेजेंगे, तो इससे फायदा है ना। 2 मार्क का सवाल है, आइडेंटिफाई का बोला है, खाली आपको लिखना है बस। आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका, बड़ा सिंपल सवाल था। एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ इकोनॉमी स्पेशलाइजिंग। अच्छा, इकोनॉमी स्पेशलाइजिंग का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी स्पेशलाइजिंग का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। क्या मतलब होता है इसका? इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का फायदा क्या है? जब आप एक गुट पे फोकस करोगे और एक ही चीज बनाते रहोगे, तो आपकी रेपुटेशन गेन होगी। आपकी रेपुटेशन गेन होगी, लोग आपसे खरीदेंगे, आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। फिर आप ये कह सकते हो कि इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि आप एक दो चीजों पे ही फोकस कर रहे हो, इससे बना बना के आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आप आउटपुट बहुत ज्यादा बनाओगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको होगा, आपकी प्राइजेस कम होंगी, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो जब इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होती है, तो यू यूज योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, जिसकी वजह से जो है वो आपकी फायदा होता है। ठीक है, आयन बेटे लिख सकते हैं, ये भी आयशा बेटे ये भी लिख सकते हैं, और कुछ सही है? तो आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक एडवांटेज बोला था मैंने, फिर भी 2 लेके अपन देख लेंगे वहाँ। ठीक है, एक्सप्लेन 2 वेज अ गवर्नमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम। हाँ भाई, एक्सप्लेन करना है। तो पहला तो उसने मुझे सवाल में दिया हुआ है, अ गवर्नमेंट कैन यूज प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम। इनकम बढ़ेगी तो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम का जो टैक्स है वो भी बढ़ेगा, तो रिस्क से पैसा लेंगे, गरीब को देंगे इन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, तो इससे आपकी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? और क्या ऑप्शन है मेरे पास? मुझे इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करनी है, मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं मिनिमम वेज लगा सकता हूँ, बिल्कुल, मैं एक नेशनल मिनिमम वेज लगा दूंगा, वेजेस बढ़ा दूंगा, जिससे अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इनकम। सही है बेटा, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम से देयर इज नो इफेक्ट ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन, मैंने स्पेशली बताया था क्लास में। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से भी कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से भी कर सकते हैं। सही है, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, स्टेट बेनिफिट्स और भी लिख दो आप। सही है, आप रिग्रेसिव टैक्सेशन को कम कर दो, आप जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दो, इससे क्या होगा, गरीब अफोर्ड कर पाएगा चीजें, इससे भी इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। सही है, तो ये बेसिकली इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम करनी है आपको, तो ये भी देखते हैं। Draw a demand and supply diagram to show how a report stating that bananas are good for health would affect the market for bananas। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर बनानास सब्सिडी टू कंज्यूमर, अगेन अच्छा पॉइंट है बहुत। ठीक है, अच्छा पार्ट ई में मुझे जो है वो बनानास का ग्राफ बनाना है, तो मुझे बताओ अगर अच्छी रिपोर्ट आती है कि बनानास की जो है वो बनानास आर गुड फॉर हेल्थ, तो इससे बनानास के डिमांड पे इफेक्ट आएगा, सप्लाई पे इफेक्ट आएगा? और अगर जिस पे भी इफेक्ट आ रहा है वो बढ़ेगा या गिरेगा? तो आपकी बेसिकली बनाना की डिमांड जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो आप सीधे हाथ की तरफ जो है वो डिमांड को शिफ्ट कर दोगे। आप क्या करोगे, सीधे हाथ की तरफ जो है वो डिमांड को शिफ्ट कर दोगे। क्लियर है? तो आपका पार्ट ई भी हो गया, बिल्कुल बेहतरीन है। पार्ट एफ, एनालाइज द रिलेशन बिटवीन। अच्छा 4 मार्क का ही सवाल था, तो सिर्फ डायग्राम के मार्क्स हैं, एक्सप्लेन वगैरह नहीं करनी। एनालाइज द रिलेशन बिटवीन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या रिलेशनशिप था? नेगेटिव। प्रूफ किया था विद द कंट्री, रीजन दी थी, और फिर एक्सेप्शन देनी है, तो इसका डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे, डिस्कस कर चुके हैं ये चीज हम। 5 मार्क का सवाल ये हमेशा आ गया, हर डेटा रिस्पॉन्स में आता है। डिस्कस, डिस्कस, तो ये डिस्कस वाले सवाल डायरेक्ट आंसर के साथ करेंगे। सही है, 2 साइडेड आंसर है, कल भी मैंने आपको बता दिया था, 2 वर्सेस 1 करो बहुत है। सही है, सेफ साइड के लिए आप 2 वर्सेस 2 भी कर सकते हो, आपके ऊपर ले रहे यहाँ तक, कोई टेंशन? अच्छा भाई, आ जाओ जरा आंसर के ऊपर, देखो भाई, पहले पहले के पहले 3 सवाल देख लो। पहले 3 सवाल, कैलकुलेट व्हाट परसेंटेज ऑफ हॉन्डुरियन पीपल डिड नॉट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था 8.3%। फिर सेल आइडेंटिफाई 2 बेनिफिट्स दैट हॉन्डुरियन इकोनॉमी कुड गेन फ्रॉम अ ग्रोथ इन द यूएस इकोनॉमी, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, और वी विल रिसीव मोर मनी फ्रॉम हॉन्डुरियन वर्कर्स इन द यूएस, जिससे हमारे इन्फ्लोज बढ़ेंगे। या तो फिर एक बच्चा ये लिख ले कि मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर हॉन्डुरियन वर्कर्स इन द यूएस, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, तो ये अलग से मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर लिख दिया आपको। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा भाई, पार्ट सी, व्हेन व्हेन कंट्री स्पेशलाइज। सही है, तो जीडीपी ऑफ दैट कंट्री में गेट हायर, तो बेसिकली वन एडवांटेज ऑफ इकोनॉमी स्पेशलाइजिंग का बोला चीज है ये, तो क्या लिखेंगे कि पहला पॉइंट तो ये कि इकोनॉमी ऑफ स्केल होंगे, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि मैं एक ही चीज बनाता जा रहा हूँ। या आप लिख सकते हो कि एन इकोनॉमी कैन गेन अ गुड रेपुटेशन विच में लीड टू इंक्रीज इन डिमांड। या आप लिख सकते हो कि मैं बना बना के जो है वो स्किल्स स्किल्स जो हैं वो ड्राइव टू बेटा अपलोड हो जाती है हमारे, तो बना बना के स्किल्स बढ़ जाएंगी, रेपुटेशन बढ़ जाए, स्किल्स बढ़ जाएंगी, तो इससे क्या होगा कि मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगे, कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है? जब आप एक कंट्री से एक चीज सस्ते में बनाते हो,
इससे आपको कंपेरेटिव एडवांटेज मिलेगा, तो ये भी एक फायदा है। पार्ट डी कह रहे हैं एक्सप्लेन टू वेज द गवर्नमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, सो यू कैन यूज प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, यू कैन यूज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, यू कैन रिड्यूस रिग्रेसिव टैक्स, बहुत पॉइंट्स। पार्ट डी में कह रहे हैं ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम बनाना इसका, तो 4 मार्क का ग्राफ था, ढांचे के 2 मार्क्स हैं, तो ये जो रेड वाला बना हुआ है ये ढांचा है। डिमांड को राइट वर्ड शिफ्ट करा, प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी, प्रॉपर लेबलिंग के साथ ग्राफ बनाया, आपको 4 मार्क मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फिर आपके आ जाता है पार्ट एफ, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या रिलेशन है, तो नेगेटिव है। द एक्सपेक्टेड रिलेशन इज नेगेटिव, द हायर द लेवल ऑफ पॉवर्टी द लोअर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अ हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी इज लाइकली टू मीन पुअर हेल्थ केयर, जाहिर सी बात है अफोर्ड नहीं कर पाओगे। स्वीडन हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी एंड द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैंने प्रूफ कर दिया रिलेशन। एन एक्सेप्शन कुड बी shared a lower level of poverty but also a lower level of life expectancy, तो ये कंट्री ऐसी होगी जहां पर ये रिलेशन फॉलो नहीं होगा, तो आप उसको बोलोगे दिस इज एन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन बताना जरूरी है, वरना इस कंटेंट का आपको खाली 4 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो काइंडली जरा ये चीज देख लीजिएगा, बड़ा आसान सवाल है, ठीक है। कंट्री है ना बेटा, कंट्री है, लिखा हुआ है, सही है। अपनी मर्जी से थोड़ी लिख रहा हूँ यार। अच्छा पार्ट जी देखो जरा, पार्ट जी पढ़ो है क्या। डिस्कस whether or not the cost of producing clothes in Honduras will fall in the future। अब जरा सुनना गौर से, ये कह रहा है कि भाई हॉन्डुरस में जो है क्या कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स कम होगी या नहीं होगी। तो पहले तो आप बोलो कि यार कम होगी, सही है, कम होगी, क्यों? क्योंकि उसने केस में ये चीज बोला हुआ है, क्योंकि उसने केस में ये चीज बोला हुआ है कि भाई क्लोथिंग इंडस्ट्री ना ग्रो कर रही है, और अगर क्लोथिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो फर्म्स में ग्रो इन साइज, उनका आउटपुट बढ़ेगा, उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होना शुरू हो जाएगा, परचेजिंग इकोनॉमीज का फायदा होगा, बल्क डिस्काउंट मिलेगा, तो उससे उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट सस्ती होगी, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। आप ये भी कह सकते हो, उसने एक और चीज लिखी हुई है कि भाई हॉन्डुरस में जो है वो वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं। जब वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव होंगी तो इससे क्या होगा, इससे वर्कर्स मोटिवेटेड होंगे, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, विच विल लीड टू लोअर वेस्टेज एंड दस कॉस्ट। फिर ऑन दी अदर एंड बोलो नहीं यार क्लोथ्स की कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्यों नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप बोलो हो सकता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। अब ये रैंडम पॉइंट्स, आप कोई भी रैंडम पॉइंट्स उठा सकते हो यहाँ पे, आप बोलो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, सही है, जिसकी वजह से लेबर महंगा हो रहा है, सही है। आप कह सकते हो कि भाई गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी रिमूव कर दी, इससे भी कॉस्ट बढ़ जाती है। आप बोलो कि यार ये जो है ना, ये हॉन्डुरस में जो क्लोथिंग फर्म्स हैं, हॉन्डुरस में जो क्लोथिंग फर्म्स हैं वो टू लार्ज हो गई हैं, सही है। जब वो टू लार्ज हो जाएंगी तो उनको डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल होंगे, तो इन फर्दर पॉइंट को भी आप आगे जाके समझा सकते हो। क्लियर है ये चीज। आप बोलोगे हो सकता है कि भाई ये और उससे कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो ये आपका पार्ट जी हो गया, क्लियर है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरलाइज क्वेश्चन है ये, अच्छा सवाल है, वेदर और नॉट अ फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू कॉज इन्फ्लेशन। भाई क्या क्या कॉज ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, बता सकता है कोई? कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या हो सकते हैं? कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने से क्या इन्फ्लेशन कॉज होगी, तो कॉज ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए ना। एडी के बढ़ने से आती है विच इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और एग्रीगेट सप्लाई के कम होने से आती है विच इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने से इन्फ्लेशन आएगी, तो पहले बताओ अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने से इन्फ्लेशन आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी, तो लोग कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि सी इज पार्ट ऑफ एडी। तो जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो इससे एडी बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो आपने बोला कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने से लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो अपन ने जो है वो इसको आंसर में यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर आप ये भी बोलो कि जब एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा ना तो शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स होगा, जब शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स होगा तो इससे वर्कर्स महंगे हो जाएंगे, वेजेस ज्यादा देनी पड़ेंगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी, वेजेस ज्यादा देनी पड़ेंगी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अ फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट में नॉट कॉज इन्फ्लेशन। भाई क्यों अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने से इन्फ्लेशन नहीं होगी? क्योंकि भाई जब लोग पैसा कमाएंगे, चाहिए, जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और लोग जब पैसा कमाएंगे तो ये पैसा इंपोर्ट्स पे भी तो खर्च होगा, जब ये पैसा इंपोर्ट्स पे खर्च होगा तो इससे क्या होगा, इंपोर्टेड एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो ये लोग पैसा कमा रहे हैं, जरूरी थोड़ी है डोमेस्टिक पे खर्च करेंगे। तो जब इंपोर्टेड एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो इससे आपका ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, और जब आपका ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा तो इससे एग्रीगेट डिमांड कम होगी, तो महंगाई नहीं आएगी। और एक और बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि जब एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। जब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है तो इससे जो है वो क्या होता है, इससे गवर्नमेंट जो है वो यही पैसा एजुकेशन और ट्रेनिंग पे लगा सकती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में कॉस्ट वगैरह कम हो जाएगी, तो इससे भी आपकी महंगाई कंट्रोल हो जाती है। बेसिकली सप्लाई साइड पॉलिसी से पैसा लगा देगी, जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने रिवीजन में मैक्रो पे, सही है। कह रहे हैं यहाँ तक?
डेटा रिस्पॉन्स आसान थी मुश्किल थी? मुझे ऐसा लगता है कि 20+ वाली डेटा रिस्पॉन्स आराम से आप कर सकते हो, मसला नहीं होगा, सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास जो है वो 4 क्वेश्चंस होंगे। उन 4 क्वेश्चंस में से मुझे जो है वो के 3 करने होंगे, सही है। और वो 3 सवाल सेलेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ 6 एंड 8। मुझे 6 और 8 का आता होगा तो मैं करूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन 2 के ऊपर आते हैं। पढ़ो जरा क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। बोट्सवाना यूजेस बोथ कैपिटल गुड्स एंड लेबर इन इट्स डायमंड माइनिंग इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? मशीन्स वगैरह। द कंट्री हैड एन एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 3.8%। पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, इसका मतलब रियल जीडीपी बढ़ रहा है कंपेयर टू अ ग्लोबल एवरेज ऑफ 2.8%। इसका मतलब ग्लोबल एवरेज से ज्यादा ग्रो कर रहा है। ओवर दिस पीरियड द कंट्री एक्सपीरियंस्ड अ लो इन्फ्लेशन रेट एंड अ मूव अवे फ्रॉम प्रोटेक्शनिज्म टुवर्ड्स द फ्रीयर इंटरनेशनल ट्रेड। इसका क्या मतलब है? प्रोटेक्शनिज्म का मतलब याद है किसी को? प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है जब आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हो फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है जब आप ट्रेड बैरियर्स लगाते हो, जब आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, जब आप टैरिफ लगाते हो, जब आप कोटा लगाते हो, सही है, जब आप फिजिकल लिमिट लगाते हो इंपोर्ट्स पे, जब आप बैन लगाते हो इंपोर्ट्स पे, जब आप टैक्स लगाते हो इंपोर्ट्स पे। रेड टेप पॉलिसीज, रेड टेप पॉलिसीज क्या होती हैं? एक्सेसिव पेपर वर्क करते हो, जानबूझकर इंपोर्टर्स को तंग करते हो। अगर मैं प्रोटेक्शनिज्म से फ्रीयर इंटरनेशनल ट्रेड पे जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इफ आई एम मूविंग फ्रॉम प्रोटेक्शनिज्म टू अ फ्रीयर इंटरनेशनल ट्रेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं टैरिफ हटा रहा हूँ, मैं सब्सिडीज हटा रहा हूँ, मैं कोटास हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो जितने भी प्रोटेक्शनिज्म के टूल्स मैंने लगाए हुए थे वो हटा रहा हूँ और मैं फ्री ट्रेड की तरफ जा रहा हूँ। फ्री ट्रेड का मतलब है ट्रेड विद नो ट्रेड बैरियर्स, बिल्कुल बैन्स लिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, सुनना जरा। डिफाइन विद एन एग्जांपल अ कैपिटल गुड। भाई कैपिटल गुड क्या होता है? कैपिटल गुड्स आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इट अराइजेस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एग्जांपल आपने मशीन की दे दी। और कैपिटल की पेमेंट क्या होती है? इंटरेस्ट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब भी डिफाइन करते हो ना, उनकी डेफिनेशन दो, एग्जांपल दो और पेमेंट। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, इट अराइजेस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एग्जांपल मशीन। पेमेंट क्या होती है? इंटरेस्ट। पहला सवाल बच्चों वाला। पार्ट बी, एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई अ लो इन्फ्लेशन रेट में इंक्रीज अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि एक कंट्री का रियल जीडीपी जो है वो बढ़ रहा है। अब लो इन्फ्लेशन रेट से रियल जीडीपी कैसे बढ़ेगा? लो इन्फ्लेशन रेट से रियल जीडीपी कैसे बढ़ेगा? सबसे आसान पॉइंट, सबसे आसान पॉइंट। आप बोलो जब एक इकोनॉमी में लो इन्फ्लेशन रेट होगी तो इससे एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, रियल जीडीपी बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी। आप बोलो कि भाई जब लो इन्फ्लेशन रेट होता है तो इकोनॉमी में सर्टेनिटी होती है, इसका मतलब इकोनॉमी में एंटिसिपेटेड रिटर्न्स होते हैं। आपके मुल्क में मल्टीनेशनल्स आती हैं, आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, विच लीड्स टू अ राइज इन एग्रीगेट डिमांड, जिसकी वजह से भी आपकी इकोनॉमी में रियल जीडीपी जो है वो बढ़ जाता है। दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ। आप बोलो इकोनॉमी में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे कंजम्पशन बढ़ती है, एडी बढ़ता है, रियल जीडीपी बढ़ जाता है। अगर आपको एडी की इक्वेशन याद है ना, आधे मैक्रो के सवाल तो आपके वैसे ही हो जाएंगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये पूरा सवाल एडी से हुआ है, क्योंकि एडी के बढ़ने से रियल जीडीपी आपकी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है। ले रहे चीज, इतना मुश्किल सवाल नहीं था, कर सकते हो आराम से। एंटिसिपेटेड का मतलब है कि जब लो इन्फ्लेशन रेट होती है, यू कैन प्लान अहेड, यू कैन प्लान अहेड। व्हेन यू कैन प्लान अहेड, इससे क्या होता है कि आप अपने प्रॉफिट्स वगैरह पहले से ही अंदाजा लगा लेते हो, तो आप ना प्लान करके पैसा लगाते हो। ठीक है, यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। पार्ट सी कह रहा है एनालाइज हाउ अ गवर्नमेंट कुड रिड्यूस प्रोटेक्शनिज्म एंड मूव टुवर्ड्स अ फ्री इंटरनेशनल ट्रेड। तो भाई क्या करेंगे यहाँ पे? प्रोटेक्शनिज्म रिड्यूस कैसे करें और फ्री ट्रेड की तरफ कैसे जाएं? तो जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं वो हटा दो। सही है, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हटा दो। भाई टैरिफ है, टैरिफ को हटा दो, जिससे इंपोर्ट की प्राइस कम होगी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम हो जाएंगे, वी कैन कम्पीट इन द फॉरेन मार्केट्स, फ्री ट्रेड होगी। आप बोलो कोटाज रिमूव करो, आप बैन्स रिमूव करो, इससे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, फ्री ट्रेड होगी। अब फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, फ्री ट्रेड का मतलब ये है आप एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर रहे हो। सही है, आप ये भी बोलो कि भाई आप जितने भी आपने ये जैसे एक्सपोर्ट सब्सिडी है, एक्सपोर्ट सब्सिडी भी तो प्रोटेक्शनिज्म का टूल है। आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो प्राइस कम करके, आप ये हटाओ। डोमेस्टिक फर्म्स आर्टिफिशियली चीप नहीं होंगी, वो compete करेंगी मार्केट में। भाई फ्री ट्रेड का मतलब तो यही है ना, कि ना आप पे कोई ट्रेड बैरियर लगा रहा है, ना आप किसी और पे ट्रेड बैरियर लगाओगे, फ्री ट्रेड होगी। इससे स्पेशलाइजेशन एनकरेज होती है। सही है, पर यहाँ पर मुझे ये सब बताना ही नहीं है।
मुझे तो खाली ये बताना है कि फ्री ट्रेड कैसे होगी, तो आप बोलो ट्रेड बैरियर्स को हटा दो, तो एक एक करके हर ट्रेड बैरियर को हटा के दिखा दो, 3 पॉइंट्स लिखो, 6 मार्क मिल जाएंगे। सही है। पार्ट डी में क्या कह रहा है, डिस्कस, टू साइडेड आंसर होगा, वेदर और नॉट अ कंट्री विल बेनिफिट फ्रॉम डायमंड माइनिंग। ये बड़ा अच्छा सवाल। डायमंड माइनिंग अगर करेंगे तो फायदा है नुकसान है? तो पहले तो आप बोलो द गवर्नमेंट शुड माइन डायमंड्स। सही है। पहले तो आप बोलो द गवर्नमेंट शुड माइन डायमंड्स। अच्छा, व्हाई द गवर्नमेंट शुड माइन डायमंड्स? व्हाई द गवर्नमेंट शुड माइन डायमंड्स? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, माइनिंग में जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम्स बढ़ेंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। आप बोलो लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, वी कैन यूज दिस मनी इन अदर प्रोजेक्ट्स। आप बोलो कि भाई डायमंड की आउटपुट बढ़ेगा, इकोनॉमी में जीटी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आप बोलो इसी डायमंड को माइन करके अपन एक्सपोर्ट करेंगे, ट्रेड पोजीशन इंप्रूव होगी। कहते तो बच्चों वाले पॉइंट है, हर सवाल में सेम पॉइंट रिपीट हो। ऑन दी अदर हैंड आप बोलो नहीं भाई डायमंड माइनिंग ना करो। क्यों नहीं करना डायमंड माइनिंग? बिल्कुल, आप सेल करके रेवेन्यू जनरेट करोगे, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इससे भी आप एम्प्लॉयमेंट को कनेक्ट करोगे, ट्रेड पोजीशन इंप्रूव होगी आपकी। आप बोलो डेंजरस है माइनिंग भाई, लॉस ऑफ लाइफ है, मर जाते हैं लोग, एक्सीडेंट्स होते हैं। आप बोलो पोल्यूशन बहुत है भाई, एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ेगा, नॉइज पोल्यूशन होगी, लोगों की हेल्थ कम होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा। आप बोलो कि डायमंड खत्म हो जाएगा, बोलो डेथ रेट बढ़ जाएगा भाई कंट्री का, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आप बोलो भाई रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगी, आपकी सप्लाई खत्म हो जाएगी, डायमंड अगर खत्म हो गया क्या करोगे? अगर सारा डायमंड आपने आज ही माइन कर लिया तो ये तो अनसस्टेनेबल ग्रोथ है, फ्यूचर जनरेशन को भी तो मौका दो डायमंड बेचने का। फिर आप बोलोगे द गवर्नमेंट शुड कंजर्व डायमंड। कंजर्व का मतलब समझते हो? डायमंड बचा के रखो कि यार फ्यूचर में अगर डायमंड की प्राइस बढ़ गई तो और फायदा हो सकेगा। क्लियर है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो तुम सारा रिसोर्स यहाँ पर लगा रहे हो डायमंड को माइन करने के लिए, तुम वही रिसोर्स कहीं और लगा देते, तुम वही रिसोर्सेज जो है वो कहीं और लगा देते। बड़ा बच्चों वाला सवाल है, आराम से 3 वर्सेस 2 कर सकते हो, आराम से मार्क्स गेन कर सकते हो। सही है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 पे आओगे, क्या कह रहा है, इन 2020 सम फर्म्स इन, अबे कैसी कैसे मुल्क हैं ये, stopped production. This was because the firms could not cover their variable cost as well as some of their fixed cost. सही है। 3 वर्सेस 2 किससे करना है? क्या डिस्कस वाले सवाल को 3 वर्सेस 2 करना है? खत्म। 3 पॉइंट एक साइड पे, 2 पॉइंट एक साइड पे। The reduction in the country's output resulted in a rise in its unemployment rate. The government used supply side policy. देखो आज ही डिस्कस करिए, वापस से रिवीजन कर रहा है। सही है। मर्जी है बेटा आपकी, आपको जिसके ज्यादा पॉइंट आते हैं आप उसमें 3 वर्सेस 2 करो। ये कोई ए लेवल का पेपर नहीं है जहाँ पर तुम्हें वैल्यूएशन देनी है और तुम्हें भारी साइड चूज करनी। तुम्हें जिसके ज्यादा पॉइंट आते हैं तुम उसके ज्यादा लिखो। ये क्यों इतने बहके बहके सवाल पूछते हो बेटा? ऐसा लगता है पूरा साल पढ़ा ही नहीं है। तो सप्लाई साइड पॉलिसी से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट कम। इन 2021 द नंबर ऑफ फर्म्स इन सम मार्केट्स फेल अगेन बट दिस टाइम इट वाज व्हेन आउटपुट वाज राइजिंग। केस दिया हुआ है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता केस से। राफे बेटा क्लियर है ना? ये पार्ट ए क्या लिखा हुआ है, डिफाइन विद एन एग्जांपल फिक्स कॉस्ट। भाई यार सवाल है, बहुत ही कचरा सवाल है। सही है। फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? विच डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। एग्जाम्पल देना लाजमी है वरना मार्क्स कट जाएंगे। रेंट की एग्जाम्पल दे सकते हो, सैलरी की एग्जाम्पल दे सकते हो, और क्या एग्जाम्पल है फिक्स कॉस्ट की? इंश्योरेंस की एग्जाम्पल दे सकते हो। वेजेस बेटा वेरिएबल कॉस्ट होता है यार। क्या हो गया भाईजान? नहीं डराया करो यार ऐसे। इंटरेस्ट की पेमेंट्स फिक्स्ड होती हैं बिल्कुल। ठीक है। अच्छा पार्ट बी देखो जरा, एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कोई भी दो रैंडम अनएम्प्लॉयमेंट समझानी है, इतना वाहियात सवाल। कोई भी दो रैंडम अनएम्प्लॉयमेंट समझानी है, कोई भी 2 टाइप्स, कोई भी 2 कॉजेस बता दो, क्या क्या समझा सकते हो? आप यहाँ पर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट समझा दो। आप बोलोगे भाई लैक ऑफ डिमांड की वजह से होती है, प्रोडक्शन कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। आप यहाँ पर फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट समझा दो भाई, टाइम डिले बिटवीन चेंजिंग जॉब्स। आप यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बता दो भाई, मशीन ने वर्कर को रिप्लेस कर लिया, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बता सकते हो। सही है। आप यहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी बता सकते हो, वेयर द मशीन रिप्लेसेस वर्कर्स। आप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बता सकते हो। आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दो, बोलो ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी की वजह से होती है, लैक ऑफ स्किल्स की वजह से होती है। तो कोई भी दो आपने समझानी है, डेढ़ होशियारी मत करना, सिर्फ दो। सही है, सिर्फ दो। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट समझा दो, बोलो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बहुत दे रही है जिसकी वजह से जो है ना लोग खुद नौकरियां छोड़। सही है। तो एनी रैंडम अनएम्प्लॉयमेंट आप यहाँ समझा सकते हो। बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बहुत वाहियात सवाल। एनालाइज हाउ सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर्स कुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। सप्लाई साइड पॉलिसी आज ही डिस्कस करी है। सप्लाई साइड पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम करेगी? अब जरा गौर फरमाना इस बात के ऊपर कि अगर मुझे सप्लाई साइड पॉलिसी को यूज करके
अनएम्प्लॉयमेंट को कम करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगा, जरा सुनना, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, जरा सुनो। आप पार्ट सी में क्या कर सकते हो, जरा गौर से सुनना। मुझे सप्लाई साइड पॉलिसी को पहले तो डिफाइन करना है। आप बताओ सप्लाई साइड पॉलिसी होती क्या है? सप्लाई साइड पॉलिसी का काम होता है कंट्री के एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना। मुझे अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है यूजिंग सप्लाई साइड पॉलिसी। जब भी पेपर में अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने का सवाल आएगा तो आपको स्पेसिफाई करना है कि व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट वी आर रिड्यूसिंग। तो सबसे पहले तो लिखो कि भाई आप सप्लाई साइड पॉलिसी में ट्रेनिंग को यूज कर सकते हो। आप वर्कर्स को ट्रेनिंग देके उनकी स्किल्स बढ़ाओ, जिनकी वजह से जो है वो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर आप ये भी कह सकते हो उनकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ेगी, दे विल बी एबल टू डू मल्टीपल वर्क, क्योंकि उनकी अब स्किल्स बढ़ चुकी हैं। इसकी वजह से कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी। ये आपका पहला पॉइंट है, आपको स्पेसिफाई करना है कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। फिर आप बोलो एजुकेशन। अब यहाँ पर एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम वर्कर को यूनिवर्सिटी की डिग्री दे रहे हो, एजुकेशन का मतलब है तुम वर्कर को जॉब्स की अवेलेबिलिटी का बता रहे हो। तुम वर्कर को जॉब्स की अवेलेबिलिटी का बता रहे हो, तुम उनको क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तुम उनको बता रहे हो कि भाई कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन सी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तुम उनकी काउंसलिंग कर रहे हो कि भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें वो काम करना चाहिए। इससे कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी? इससे आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, क्योंकि लोगों को जब आप इंफॉर्मेशन दोगे अबाउट एम्प्लॉयमेंट, आप अखबारों में जो है वो एड्स दे सकते हो। इससे आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ रही है बात? क्लियर है ये चीज? कोई सवाल? और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? आप सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकते हो, बिल्कुल भाई। आप सब्सिडीज प्रोवाइड करो, इससे बिजनेसेस की कॉस्ट कम होंगी, वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वो अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है जॉब्स क्रिएट होंगी, वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। इससे भी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। बिल्कुल भाई, बेहतरीन पॉइंट है। और कोई पॉइंट? आप जनरली लिख दो कि आप लिटरेसी रेट बढ़ा दो कंट्री का, ये भी लिख सकते हो। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट शुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स? इससे कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, कोई बता सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम करके कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है? ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। नहीं नहीं, एम्प्लॉयमेंट का नाम गलत लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है, ना ही लिखो तो फिर बेहतर है रीवा, अगर ना आ रहा हो ना तो ना लिखो, ये आ रहा हो तो लिखो। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अगर मैं कम दूंगा तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, क्योंकि जो लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड थे वो काम पे आ जाएंगे, मुफ्तखोर वाले सारे काम पे आ जाएंगे। ठीक है, मोटिवेट होंगे। अच्छा, मोटिवेट वर्कर कैसे होंगे? जब आप इनकम टैक्स को कम कर दोगे। जब आप इनकम टैक्स को कम कर दोगे तो दिस विल क्रिएट एन इंसेंटिव टू वर्क, जिसकी वजह से लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट में आना चाहेंगे। सही, तो इससे भी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगी। बहुत पॉइंट्स हो गए मेरे हिसाब से। ईमान बेटे लिख सकते हैं, पर इससे बेहतर पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो व्हाई नॉट। पार्ट डी पढ़ो जरा। बड़ा ही कचरा, घटिया किस्म का सवाल है ये। क्रैक डाउन करके बता दो क्या करना है। पहले क्रैक डाउन बोलो तो समझ जाओ, ये एक ऐसा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो नॉर्मली आते हैं पेपर। क्या करना है इस सवाल? सोचो जरा, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, सोचो क्या करना है इस सवाल में। ऐसा ना हो कि आप सवाल पढ़ो और आप बोलोगे यार ये तो नहीं हो रहा मेरे साथ। फ्यूअर फर्म्स इन मार्केट का मतलब क्या है? मुझे बताओ फ्यूअर फर्म्स का मतलब क्या है, पहले ये तो बताओ ना। लेस कंपटीशन, जब कंपटीशन कम कम होता है तो फर्म्स क्या होती हैं? मोनोपोली हो सकती है, पर लार्ज फर्म्स बोलते हो ना, लार्ज फर्म्स। बेटा दानियल, स्मॉल फर्म्स कहाँ से हो गया? फ्यूअर फर्म्स। जब फ्यूअर फर्म्स होती है ना तो वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज फर्म्स, या वी आर टॉकिंग टॉकिंग अबाउट मोनोपोली टाइप सिचुएशन। एग्जैक्टली मोनोपोली नहीं है, वो मोनोपोली टाइप सिचुएशन है। तो बेसिकली क्या बताना है यहाँ पे अब? लार्ज फर्म्स के फायदे, लार्ज फर्म्स के नुकसान टू अ कंज्यूमर। देखो इस तरह क्रैक डाउन होता है। लार्ज फर्म्स के फायदे, लार्ज फर्म्स के नुकसान टू कंज्यूमर्स। सही है। अब देख लो जरा, आधे तो आपने पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए हैं बच्चों ने। ये देख लो जरा, बेनिफिट क्या है। आप लिखो फ्यूअर फर्म्स मीन द फर्म्स में बी लार्जर,
जिसकी वजह से जो है उनके आउटपुट ज्यादा होंगे, इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा, पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, उनके प्रॉफिट ज्यादा होंगे। ये वही प्रॉफिट री इन्वेस्ट करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, इनोवेशन करेंगे, कंज्यूमर की चॉइसेस बढ़ेंगी, क्वालिटी बढ़ेगी। तो पहले फायदे बता रहा हूँ। फिर आप बताओ कि यार बल्क डिस्काउंट्स मिलेंगे, इनको कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो फाइनेंशियल इकोनॉमीज। यहाँ पर आप बोलो परचेजिंग इकोनॉमीज। आप बोलोगे यार पर यूनिट कॉस्ट इनकी कम है, तो पॉसिबली दे कैन रिड्यूस द प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर्स, जिसकी वजह से हमारी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। फिर आप बोलो ऑन दी अदर एंड नहीं यार, ये फ्यूअर फर्म जो है ना वो कंज्यूमर के लिए नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि इफ दे बिकम टू लार्ज तो डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा, पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा होगी, पॉसिबली दे कैन चार्ज हायर प्राइसेस, इससे अपनी अफोर्डेबिलिटी कम होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल को डिटेल में समझा सकते हो आप, एग्जाम्पल दो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की, डीमोटिवेशन की। देखो वही घिसे पिटे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। फिर आप जो है वो मोनोपली आप जो है वो मोनोपली पावर वाली चीज बताओ। सही है, आप बोलोगे भाई लैक ऑफ कंपटीशन से मोनोपली पावर क्रिएट होगी, विच माइट लीड टू लोअर क्वालिटी, विच माइट लीड टू हायर प्राइजेस, विच माइट लीड टू अब्यूज ऑफ मोनोपली पावर। ऐसा भी हो सकता है कि जान पूछकर कम ऑप्शंस देंगे, चॉइसेस कम करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम करेंगे। तो बहुत अच्छे से आप इस चीज को समझा सकते हो। तो बेटा असन यही फर्क है ना एमएस और मेरे में। एमएस में तो खाली वो एक पॉइंट देता है ना आपको, आपको उसको एनालाइज करना आना चाहिए। ले रहे चीज। तो ये तो सेकंड क्वेश्चन पे अब आ रहे हैं। सेकंड लास्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, इन द यूएस इनका मेन मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना होता है। अब ये नुकसान भी है, ये फायदा भी है ना बेटा। आप यहाँ पर लिखो प्रॉफिट होगा तो क्वालिटी बढ़ाएंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे। पर नुकसान इस सेंस में यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि एक्सप्लॉइटेशन ना शुरू कर दें, वही मोनोपली वाली बात। इन द यूएस द सप्लाई ऑफ मीट फ्रॉम, भाई ये बहुत मुश्किल वोकैबुलरी है, इमस बनी क्या है, ये लार्ज बर्ड इज प्राइस इलास्टिक। सप्लाई इलास्टिक है, सप्लाई। कंज्यूमर्स की बात हो रही है उमर बेटे, कंज्यूमर्स की। जब इकोनॉमी वाला क्वेश्चन आता है ना फिर टैक्स वाला पॉइंट लिखो। रिसेंटली यूएस फार्मर्स हैव स्विच्ड टू कीपिंग अदर livestock and growing crops that change their demand for labor. US farmers are influenced by the subsidies by the government provides for the production of selected food items. Some people are reluctant to become farm workers as they think living standards are low in rural areas. गांव की तरफ जो होता है, गांव देहात में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है। सही है। अब डिफाइन इलास्टिक सप्लाई। तो इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, मार्केट में शॉर्टेज हो, प्राइस भी बढ़े, और आप क्वांटिटी सप्लाइड एकदम से बढ़ा दो। तो इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है जब प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिवनेस हाई होती है, द प्रोड्यूसर कैन इजीली एडजस्ट सप्लाई, द प्रोड्यूसर कैन इजीली मीट द डिमांड। तो इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, स्मॉल चेंज इन प्राइस leads to a larger percentage change in quantity supplied and the PES is more than one. So this is what elastic supply is. Part B में कह रहा है explain two reasons. Explain two reasons why government में subsidize food production. भाई food production subsidize क्यों कर रहे हो? फूड प्रोडक्शन सब्सिडाइज क्यों कर रहे हो? क्यों आप फूड के प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे रहे हो? ताकि भाई सब्सिडी को डिफाइन कर दिया, प्रोड्यूसर को सब्सिडी मिल रही है ताकि भाई कॉस्ट कम हो, सप्लाई बढ़े, सरप्लस हो, फूड सस्ता हो। फूड सस्ता होगा, पॉवर्टी कम होगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। फिर आप बोलो सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम्स बढ़ेंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। बेसिक नेसेसिटी है, सबको मिलना चाहिए, वही पॉवर्टी कम होगी। आप बोलो कि फूड की सप्लाई बढ़ेगी तो हो सकता है एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ जाए, हो सकता है ट्रेड पोजीशन इंप्रूव हो जाए। आप बोलो अगर कोई फूड की शॉर्टेज है तो वो फूड की शॉर्टेज एलिमिनेट हो जाएगी। आप बोलो जब फूड की कंजम्पशन बढ़ेगी तो इकोनॉमी में न्यूट्रिशन बढ़ेगा, इकोनॉमी में हेल्थ बढ़ेगी, इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, इकोनॉमी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। ट्रेडिशनल पॉइंट्स जो आपके दिमाग में सबसे पहले आने चाहिए वो ये दो पॉइंट्स हैं। दीज टू पॉइंट्स आर द मोस्ट ट्रेडिशनल पॉइंट्स जो कि आप पेपर में लिख सकते हो। उसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में आते तो अच्छी बात है, दो तो आपको वैसे भी बताने ही बताने खाला ले रहे। बड़ा आसान सवाल था बेटे, वही चीज है ना, टू साइडेड आंसर थोड़ी लिख रहे हैं हमजा बेटे, हम तो एक वन साइडेड बता रहे हैं ना, उसको तो हम अपनी तरफ से लिख देंगे भाई। ऐसी हरकतें सिर्फ तुम दिमाग के सवाल में करो। एनालाइज व्हाट इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंसेस लिखे, फैक्टर्स लिखे, डिटर्मिनेंट्स लिखे। माइक्रो का जब रिवीजन किया था तो आपको मैंने सारे वो फैक्टर्स बताए थे जो डिमांड फॉर लेबर को अफेक्ट करते हैं। तो व्हाट इन्फ्लुएंसेस द फार्मर्स डिमांड फॉर लेबर, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक लेबर की डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, बता सकता है कोई? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लेबर की डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, बताओ जरा। तीन बतानी है, तीन, 6 मार्क का सवाल है। नहीं, वेजेस से बेटा मूवमेंट आती है, अदर फैक्टर पूछ रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, किसने बोला है ये? सही है, अलीना ने बेटा सही बताया, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होगी तो इससे जो है वो आपकी लेबर की डिमांड पे अफेक्ट आ रहा होता है। पॉपुलेशन से बेटे सप्लाई ऑफ लेबर पे अफेक्ट आता है।
एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से प्रोडक्टिविटी का लिंक आ गया, स्किल्स ऑफ अ लेबर, वही बात है, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। कोई नया पॉइंट बताओ बेटा। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, बिल्कुल, अगर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट होगी तो लेबर की डिमांड होगी। और तीसरा पॉइंट रह गया, एक आपने प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बता दिया, दूसरा आपने जो है वो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बता दिया। तीसरा क्या फैक्टर होता है, सबसे आसान फैक्टर भूल रहे हो आप। लेबर का सब्स्टिट्यूट क्या होता है? लेबर का सब्स्टिट्यूट क्या होता है? कैपिटल। तो प्राइस ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है। प्राइस ऑफ कैपिटल, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, इन दो चीजों पे भी डिपेंड करता है। तो ये तो बहुत फैक्टर्स हैं जो डिमांड फॉर लेबर को अफेक्ट करते हैं। किस तरह समझाओगे पेपर में? आप उसको बोलो डिमांड फॉर फूड अगर बढ़ गई, अगर डिमांड फॉर फूड जो है वो बढ़ गई, तो इससे डिराइव डिमांड है। भाई देखो, लेबर डिमांड इज अ डिराइव डिमांड। जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो लेबर की भी डिमांड बढ़ती है, तो फार्मर की भी डिमांड बढ़ जाएगी। जब ले फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी स्किल्स बढ़ेंगी, तो इससे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। देखो, सवाल में बोला नहीं है लेबर की डिमांड बढ़ा के या गिरा के, देखो अपनी मर्जी है। सीजन होते हैं भाई, कुछ सीजन ऐसे होते हैं जिसमें हार्वेस्टिंग टाइम होता है, तो उस टाइम पे डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाती है। ऐसे भाई कुछ महीनों में हार्वेस्टिंग टाइम होता है, एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे डिमांड बढ़ जाती है। स्ट्रेट आउट ऑफ नोट्स है ये क्वेश्चन। जिन्होंने नोट्स नहीं पढ़े वो ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ रिवाइज करवाए थे, पर आप लोग उस वक्त ना मैथ पढ़ रहे थे। तो मैथ पढ़ रहे थे ना, तो उस टाइम पे आपको टाइम नहीं मिला इको पढ़ने। तो पार्टी में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पार्टी देखो जरा। पार्टी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डिस्कस वेदर और नॉट लिविंग इन सिटीज हैव अ हायर लिविंग स्टैंडर्ड देन दोज लिविंग इन द रूरल एरियाज। भाई इंटीरियर सिंध में लिविंग स्टैंडर्ड कम है, कराची में लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है, क्यों? पहले तो बताओ कराची में क्यों लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है? कराची में लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा क्यों है इंटीरियर सिंध से? कराची बेटा शहर है, ये तूने मेरे को जो बात आज बताई है ना, मैं नफल पढ़ूंगा। अबे भाई पता है मेरे को शहर है यार, वो तो वही तो बताना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा क्यों है। हेल्थ केयर अच्छा है, यहाँ पर लोगों की इनकम ज्यादा है, यहाँ पर जो बेटा सिंध कच्चा इलाका है, ये तो नहीं लिखेगा ना पेपर में बेटा, तो इकोनॉमिक टर्म से बता रहे हैं बेटा, क्या हो गया है? जॉब ज्यादा अवेलेबल हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है कराची में, सही है। और एजुकेशन ज्यादा, देखो सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो पहले तो आप बताओ कि सिटीज में ना हायर लिविंग स्टैंडर्ड है, पहले तो आप बताओ सिटीज में हायर लिविंग स्टैंडर्ड है, क्यों? क्योंकि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, वहां पर इनकम ज्यादा है, लोग एजुकेशन हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगा, सही है। फिर आप बोलो बेटर क्वालिटी एजुकेशन है, आप बोलो बेटर क्वालिटी हेल्थ केयर है। ऐसा नहीं है कि गाँव देहात में ये सब होता ही नहीं है, ठीक है, होता है, पर अच्छा नहीं होता। कल्याण बेटे लिख सकते हैं ये, सही है। अच्छा, इनकम ज्यादा होती है, वही मैंने सीधे कनेक्ट कर दिया ना ये जॉब अपॉर्चुनिटीज से। अब आपको बताना है कि शहर में अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं होते। देखो दो तरीके हैं यहाँ पे। बेहतर तरीका यही है कि आप सिटीज में अब बता दो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे नहीं होते, क्यों नहीं होते, सही है। आप बोलो कि भाई ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा होता है, लोगों को स्ट्रेस ज्यादा होता है, जिससे हमारी हेल्थ कम होती है। एयर एंड नॉइस पोल्यूशन जो है वो शहरों में ज्यादा होता है, इससे हेल्थ कम होती है। आप बोलो हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, भाई शहर में इसका मतलब ये थोड़ी है फ्री है चीजें। तो हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा तो पीपल में नॉट बी एबल टू अफोर्ड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, सही है। क्राइम रेट दोनों जगह पे होता है, शहरों में वैसे कम होता है क्राइम रेट। कराची की एग्जाम्पल आप हटा दो, दुनिया की बात हो रही है यहाँ पे, सही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5, देख लो जरा। सिंगापुर एक्सपीरियंस डिक्रीज, सही है, सिंगापुर experienced a decrease in population size and its labor force in 2020. It was a great year, or it was a year of great change in the number of Singaporean markets. Some moved from disequilibrium to equilibrium. Despite all these changes, Singapore managed to increase the exports of goods and services. Identify two benefits of a decrease in a country's population size. क्या फायदे हैं भाई? एक कंट्री का पॉपुलेशन साइज कम हो रहा है, क्या फायदे हैं? बता सकता है कोई? कर सकते हो बेटा, फर्ज मेजोरिटी क्वेश्चंस आप विदाउट रेटिंग कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया, एक वो है, फॉर्मेलिटी है। सही है, तो पहला पॉइंट क्या है, लेस प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट है रिड्यूस पोल्यूशन, लोअर इंपोर्ट्स, लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, लेस फूड नीडेड, ओवर क्राउडिंग कम होगी, गवर्नमेंट पे बर्डन कम होगा, कम खाना चाहिए होगा, क्राइम रेट कम हो सकता है, बिल्कुल, डिपेंडेंसी रेशियोज कम होंगे, हेल्थ केयर पे बर्डन कम होगा, सही है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इतने नहीं देने पड़ेंगे, सही है। ठीक है, तो बहुत पॉइंट्स हैं, ठीक है, आसान सवाल है मेरे हिसाब से। पार्ट बी पढ़ो क्या लिखा हुआ है।
एक्सप्लेन हाउ अ मार्केट मूव्स फ्रॉम डिसइक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? नहीं उमर बेटा, ये थोड़ा आउट पॉइंट है यार, जरूरी नहीं है। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल नहीं होते हैं। दो तरह के डिसइक्विलिब्रियम होते हैं, शॉर्टेज एंड सरप्लस। शॉर्टेज क्या होती है? जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। बेटा प्राइस फ्लोरिंग सीलिंग की बात नहीं हो रही है यार, डिसइक्विलिब्रियम की बात हो रही है। मिक्स नहीं करा करो चीजों को। ये नॉर्मल डिसइक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, मार्केट फोर्सेस की बात कर रहा है। तो आप बताओ, डिसइक्विलिब्रियम वो होता है जिधर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल नहीं होते। डिसइक्विलिब्रियम वो होता है जहां पर शॉर्टेज या सरप्लस होता है। शॉर्टेज का मतलब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, सरप्लस का मतलब सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अब ये कह रहा है डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम कैसे होता है? तो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम होता है थ्रू मार्केट फोर्सेस। डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम होता है थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। तो यहां पर आप बताओ कि यार अगर शॉर्टेज है तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इसका मतलब प्राइसेस पे एक अपवर्ड प्रेशर आएगा। जब प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर आएगा तो उस अपवर्ड प्रेशर से डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी, वापसी दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप बोलो जब सरप्लस होगा तो सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले कम है, तो प्राइसेस पे डाउनवर्ड प्रेशर होगा जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई गिरेगी, वापसी दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका आंसर आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, हाउ मार्केट फोर्सेज एलिमिनेट अ शॉर्टेज एंड अ सरप्लस। कॉपी में आपको आंसर लिखवाया है इसका, पर आपने एक वो की कॉपी नहीं खोली, आपने सिर्फ मैथ की कॉपी खोली है। मतलब ही तो मसला आया है सारा। ये देखो, ये डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम बनी हुई है। शॉर्टेज से आपकी प्राइस देखो बढ़ रही है, ये देखो ये शॉर्टेज है, शॉर्टेज इज ऑलवेज बिलो द इक्विलिब्रियम। शॉर्टेज इज ऑलवेज बिलो द इक्विलिब्रियम। जब प्राइस बढ़ती है तो देखो आपका खुद ब खुद मैकेनिज्म चलता है और ये डिसइक्विलिब्रियम एलिमिनेट हो जाता है। सरप्लस इज अबव द इक्विलिब्रियम, प्राइस पे डाउनवर्ड प्रेशर आता है, ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम आ जाता है आपका। ये प्राइस मैकेनिज्म है कि भाई शॉर्टेज से खुद ऊपर आ रहे हैं, सरप्लस से खुद नीचे आ रहे हैं। क्लियर है चीज? तो मसला, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ना भी बनाओ तो टेंशन नहीं है, बनाओ तो बहुत अच्छी बात है। पर 4 मार्क में जरूरत नहीं है डायग्राम की, अगर एक्सप्लेनेशन आपकी अच्छी है तो आप लिख सकते हो। ठीक है। पार्ट सी में क्या कह रहा है? एनालाइज यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या पीपीसी को डिफाइन करेंगे? क्या पीपीसी डिफाइन करेंगे? बेटा ये मैक्सिमम मिनिमम प्राइस नहीं है हुसैन, बेटा पढ़ ले भाई, थोड़ा रिवाइज कर ले मेरे भाई। ये मार्केट फोर्सेज है, प्राइस कंट्रोल अलग चीज है। उसमें आप वापस इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकते, वहां पर आप इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम पे आते हो, यहाँ पर आप डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम पे जा रहे हो। मार्केट फोर्सेज है, ये रिवाइज करो भाई यार। तो पीपीसी आप डिफाइन करोगे बेटा, क्यों नो बोल रहे हो? पीपीसी डिफाइन करोगे आप। पीपीसी यहाँ पर आप डिफाइन करोगे, पीपीसी डिफाइन करोगे और आगे क्या लिखा हुआ है? द इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ अ कंट्रीज लेबर फोर्स। जब भी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज पे चेंज आता है तो पीपीसी क्या होता है? जब भी क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज में चेंज आता है तो पीपीसी क्या होता है? शिफ्ट होता है। तो इसने बोला है कंट्री का लेबर फोर्स कम हो रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ लेबर कम हो रहा है, पीपीसी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो आप एक डायग्राम बनाओगे जिसमें आप पीपीसी को लेफ्ट पे शिफ्ट करोगे और इस डायग्राम को समझाओगे कि भाई प्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो रहा है, मैक्सिमम आउटपुट्स कम हो रहे हैं, कंट्री जो है वो पीसी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये आपने उसको बता दिया, आपने बोला क्वांटिटी ऑफ लेबर कम हो रहा है, द पीपीसी विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स फ्रॉम एपी टू सीडी। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है बड़ा, 4 मार्क डायग्राम के, 2 मार्क एक्सप्लेनेशन के। पीपीसी की डेफिनेशन, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, 3-4 पैराग्राफ यहाँ नहीं बनते, सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे। पार्ट डी में क्या कह रहे हैं सुनना जरा। डिस्कस वेदर और नॉट एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स विल बेनिफिट एन इकोनॉमी। ये पूरा सवाल, ये पूरा सवाल एक चीज से होगा, एग्रीगेट डिमांड। एक्स एडी का पार्ट है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सही है, तो एक्स इज पार्ट ऑफ एडी। अब पूरा सवाल तुम एडी से करो। कह रहा है कि एक्सपोर्ट के बढ़ने से फायदा होगा या नहीं होगा? अब जरा सुनो, एक्सपोर्ट के बढ़ने से क्या फायदा होगा या नहीं होगा? तो पहले तो आप बोलो एक्सपोर्ट के बढ़ने से फायदा होगा, आप बोलो एडी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, पहली चेन बन गई, इनकम्स बढ़ेंगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगी। एक पॉइंट को कितना लंबा कर दिया, ये एक पॉइंट जो है ना 3 मार्क का है, ये 1.3 मार्क का है आपका। सही है। फिर आप क्या लिखो? एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेंगे, इनफ्लोज बढ़ेंगे, अयान बेटा सही बताया आपने, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा तो करंट अकाउंट की पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी। एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेंगे, एडी बढ़ेगा, रियल जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। ऑन दी अदर एंड नहीं भाई, नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि एडी जब बढ़ेगा तो शॉर्टेज होगी, डिमांड और इन्फ्लेशन आ जाएगी। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी। बांग्लादेश के साथ यही हुआ था, बांग्लादेश इतना एक्सपोर्ट कर दिया था शुरू शुरू में जब वो हमसे अलग हुआ था, इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया कि डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेज हो गई और डोमेस्टिक मार्केट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो गई, सारा माल बाहर भेज दिया, अपने लिए कुछ बचाया नहीं। एक्सपोर्ट रेवेन्यू जब बढ़ता है तो इससे आपकी डिमांड फॉर करेंसी बढ़ती है।
जब आपकी डिमांड फॉर करेंसी बढ़ती है तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट होती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। देखो ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ा, आपसे लोग खरीद रहे हैं, आपकी डिमांड फॉर करेंसी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो है वो एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो आपसे नुकसान है। अच्छा, एक और नुकसान, जब आप बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो ना तो आपकी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होती हैं, और जब आपकी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होती हैं तो दे माइट गेट डिप्लीट। सही है, और जब डिप्लीट हो जाएंगी तो दिस माइट लीड टू अनसस्टेनेबल ग्रोथ। सही है, करेंसी अप्रिशिएट होती है बिल्कुल। तो अनसस्टेनेबल ग्रोथ होती है तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है वो कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरे हिसाब से ये पेपर बड़ा मीडियम लेवल की डिफिकल्टी थी, इतना मुश्किल नहीं था। सही है, पारा पूरा पेपर डिस्कस हो गया। इस तरीके से आपको भी पेपर करने हैं।